नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। सुबह कुछ तकनीकी ग्लिचेस की वजह से आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी, तो अब उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम धीरे चलें, तेज चलें, बस चलते रहें ये ज़रूरी है। टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी अभी हम आपकी क्लास जो है शुरू कर लेते हैं। आप डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो न्यूज़पेपर है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें आपको देखनी है। इसके पहले कि हम लोग जो है क्लासेस में जाएँ या देखें कि जो है न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ क्या-क्या रहीं। ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, हमेशा की तरह जो अनअकैडमी है वो अपना परचम लहरा रही है यूपीसीएससी के रिजल्ट्स है। रैंक 1 से लेके आपकी जो है रैंक 9, रैंक 3, रैंक 6 ये सब अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म से आए हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को शुभकामना और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ोटोज़ में वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएँगे। आगे बढ़ते हैं। देखो मंथली इवेंट हुआ था 2024 का, तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप बहुत ही कम दरों में, बहुत ही सीमित शुल्क में आप अपनी जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन कर पाओगे। ये जो प्राइस थी 17,380 तो यदि आप मंजिल कोड का यूज़ करते हैं दैट इज़ मंजिल 24 तो वही कोर्स आपको मिल पाएगा 24,999 में और ये बैच शुरू हुई है 7 मई से। आरएम बैच है ये आईएएस 2025 के लिए है। ये टारगेट अगर आपका 2025 में आईएएस का एग्ज़ाम देना है, तो देखिए 7 मई 2024 से ये बैच शुरू हो रही है। जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के वो आपकी इस बैच को लेने वाले हैं। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसमें कंप्लीट फ्री और मेक्स का सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके पास अनलिमिटेड होगी एक्सेस ताकि आप बैचेस को विजिट कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है और यदि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसमें डिस्काउंट के लिए आप यूज़ करें कोड के लाइव 30 यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करके एडमिशन लेते हैं तो आपको जो प्राइस है उसमें डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ जब आप इस कोर्स से जुड़ते हैं हम पे तो आप मेरे साथ जो है अपनी तैयारी कर पाएँगे। तो हम लोग जो प्रॉपर मेंटरशिप होगी इसके साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, द ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय मी टू ऑल ऑफ यू जो भी इस कोर्स से अगर आप एनरोल करते हैं। फिर देखिए ट्वेल्थ बैच है, ये इंग्लिश की बैच है। दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, ये शुरू हो चुका है अप्रैल 2024 से। इसमें इनफैक्ट जो पीडीएफ देते हैं उसमें डाउट रेज़ोल्यूशन मिल रहा है आपको, करंट अफेयर की क्लासेस रहती हैं। स्टडी मटेरियल के साथ अगेन वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है। इसमें भी आप मिल सकते हैं के लाइव 31 कोर्स के माध्यम से जहाँ आपको डिस्काउंट प्राइस पे एडमिशन प्राप्त होगा। लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम की बैच में 7 मई से शुरू हो रही है। प्री और मेंस की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। विस्तृत स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन टू वन मेंटरशिप मिलेगी, प्री और मेंस की फैसिलिटीज यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाएगी। अब देखिए यूएआई पीएमपी ये क्या है? अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 यदि आप 2024 में अपीयर करने वाले हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है। तो मोड ऑफ द टेस्ट है वो ऑनलाइन है, यानी इसकी कोई बाध्यता नहीं कि आप कहाँ हैं, कहीं से किस इसमें लेटेस्ट यूपीएससी के जो ट्रेंड चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस है वो आपके जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने इसको क्यूरेट किया हुआ है। इसके साथ आप अपनी जो रैंक ऑल इंडिया लेवल पे जान पाएँगे कि आप ऑल इंडिया लेवल पे अभी तक वहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट पेपर है तो नए होने वाले हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ की टाइमिंग साढ़े 9 बजे से है और सीसैट की टाइमिंग ढाई बजे से है। तो इसमें आप जो है हो सकते हैं आप दिए गए नंबर पे संपर्क करिएगा। चलिए अब जरा हम लोग क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आज के समाचार मंथन की शुरुआत। देखिए जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि अब से हम लोग जो समाचार मंथन है उसको सेगमेंट वाइज़ लेंगे। सबसे पहले देखेंगे नेशनल देन इंटरनेशनल ताकि हमें जो है जो विषय है उनका विषयवार अध्ययन करने का जो सहूलियत है वो प्राप्त हो सके। तो जरा नेशनल न्यूज़ उठाते हैं और देखते हैं नेशनल न्यूज़ में क्या खास चीज़ है जो हमें देखनी है। देखिए जब हिंदू में एक खबर छपी जहाँ पे बंगाल से इसको डिस्कस किया गया। दरअसल जो बंगाल है मतलब बंगाल राज्य है, बंगाल की जो सीएम है, वहाँ पे क्या है कि जाँच हो रही है, जो जाँच कराई जा रही है वो सीबीआई के माध्यम से। ठीक? तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रही है कि देखो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट आपको पता है कि हमारे जो संविधान है उसमें इन्हें लास्ट में अनुसूचियाँ दी गई है, शेड्यूल दी गई है। उस शेड्यूल के जो 7th शेड्यूल है वहाँ पे 3 सूची दी गई है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची या संघ सूची कहें। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची।
तो जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट आफ्टर वेस्ट बंगाल कंप्लेंट दैट सीबीआई केस यूनिलैटरल राइट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस। ठीक है, अब क्या हो रहा है सीबीआई क्योंकि स्टेट में जाके जांच कर रही है, तो जब स्टेट में जांच कर रही है अब जैसे में जो बंगाल की सरकार है ये अपनी संप्रभुता जिसको अपना वो एक तरीके से हनन मान रही है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है, यानी जो अनुसूचियां है इसके सातवीं लिस्ट के जो सातवीं अनुसूची है उसमें जब हम सूचियों की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर सूची में जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बात हो रही है इसकी सीबीआई की। देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सीबीआई की। ऐसा ही एक सुर्खियों में बना हुआ है और नाम क्या है, वो है उनका ईडी। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। ठीक, एक तरफ एक हो गया सीडी और एक तरफ हो गया ईडी। तो ये सीबीआई ईडी सब क्या है, थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। देखो भारत में जांच करने के लिए अलग अलग जांच एजेंसियां हैं जो अलग अलग क्राइम के लिए भारत में जांच करती हैं। तो अब जैसे मान लो कि जैसे थोड़ा सा बैक चले, अगर आपको याद आ रहा हो तो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ। तो जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो पहले उसकी जांच मिली थी किसको, सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है वो उसकी जांच में था। जैसे उसमें ड्रग्स के बारे में जो जानकारी आने लगी तो सेम जांच करने लगा आपका एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक, अब बाद में क्या हुआ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आ गया तो फिर कौन जांच करने लगा, प्रवर्तन निदेशालय। इसके साथ आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल का जो पूरा इशू चल रहा है, जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है वो किससे जुड़ा है, ईडी से। ठीक, तो सीबीआई और ईडी दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझते हैं। देखो जब हम एनसीबी की बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो बेसिकली ये जो मादक द्रव्य पदार्थ है उससे जुड़ी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपकी कौन करता है, एनसीबी के। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय यहाँ पर है। अब जरा बात करते हैं सीबीआई। देखिए अगर सीबीआई के गठन की बात की जाए तो पहली बात तो सीबीआई संवैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई के पीछे कोई भी संविधान या अनुच्छेद जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ मतलब करप्शन जैसे जो खबर आने लगी, तो इस करप्शन की जांच के लिए क्या किया गया था, सीबीआई का गठन किया। अब क्या हुआ, भारत आजाद हो गया। तो जब भारत आजाद हो गया तो फिर क्या किया गया कि एक एक्ट लाया गया, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और इस डीपीएससी की जो है बैकिंग मिली आपकी सीबीआई। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा क्या है कि सीबीआई क्या है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है इसके पीछे जो कानूनी आधार अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, डीपीएससी। ठीक है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब देखिए कि ये किस मंत्रालय में आता है। तो अगर हम सीबीआई की बात करें तो पहले क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता था, एमएचए में आता था। अभी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में आने लगा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ट्रेडिंग जो का मिनिस्ट्री है। तो अभी क्या है, सीबीआई इसमें आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेडिंग। अच्छा इसमें और एक बात है कि जैसे अगर हम बात करें सीबीआई की, तो जैसे मानो कि उसको कोई जांच करनी होती है, जो भी जांच करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आए और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से कहाँ आ गया, पीएम में। पीएम हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कि यदि सीबीआई कोई भी ऐसा मुद्दा डिस्कस करती है जो करप्शन रिलेटेड है, तो जब करप्शन रिलेटेड कोई भी सीबीआई मुद्दा डिस्कस करती है तो फिर वो किसके अंदर आता है, सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर। ठीक है, दोनों चीज समझे रहिएगा कि सीबीआई इस तरीके से आपका मतलब जो अलग अलग जो उसकी विधाएं है उसमें कैसे कैसे काम करती है। अच्छा एक चीज और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आपने जन सूचना अधिकार का नाम सुना होगा, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का, यदि आपको नाम याद आ रहा हो। तो हम क्या होता है कि जब भी चाहे तो मतलब हमें जवाबदेहिता, सरकार की जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, आरटीआई का यूज करते हैं। यदि सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई को आरटीआई से एग्जाम्पशन मिली हुई है। सीबीआई आरटीआई के जो मतलब पेरिफेरी है उसमें नहीं आती है। ठीक, अब अगर ईडी की बात करें, देखो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेसिकली दो मुद्दे हैं, वैसे तो चार हैं, लेकिन अगर तो मोटा मोटा देखें तो दो कानूनों के उल्लंघन में आपका ईडी सक्रिय होता है। पहला है आपका फेमा, ठीक, दूसरा है आपका पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उनका जो शोधन कर दिया जाए।
तो जब ये दोनों चीजें रहती हैं, मतलब जब मुद्दा किससे रहे, सेवा से रहे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ आपका पीएमएलए यानी जब धन शोधन का मुद्दा अगर आ जाएगा, तब उसकी जांच का अधिकार होता है किसको, आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक है। ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, ये याद रखिएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपके दोनों के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आता है आपका वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन आ सकता है इस बार के यूपीएससी में 2024 में, क्योंकि ईडी लगातार हमें समाचारों में पढ़ा हुआ है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक जो चीजें हमें समझ में आ गई होंगी। चलिए पढ़ते हैं अगली खबर। अब हम न्यूज उठा रहे हैं तो इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक समाचार उठाते हैं, समझते हैं कि क्या है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं xenophobia fighting in China economic growth से इस बाइडेन, ठीक है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं भारत चाइना को इस चीज से परेशान है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही है, उन्हें xenophobia। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यूएस पॉलिटिक्स को समझना है। देखिए, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अब उस चुनाव में दो प्रत्याशी आपको पता है क्लेम होते हैं। पहला एक तो जो बाइडेन के जो प्रतिद्वंदी है वो आपका बड़ा जान पहचाना नाम होगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों आमने सामने, इसके लिए जो अमेरिका में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन होने वाला है, इसलिए ठीक। अब देखिए होता क्या है कि जो बाइडेन है और जो ट्रंप है, दोनों की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। इस मामले में अलग अलग है, तो प्रवासियों की, जहां एक और जो बाइडेन ये कहते हैं कि हम जो ज्यादा से ज्यादा प्रवासी हैं उनको अमेरिका में बसाएंगे, हम उनको बसा भी रहे हैं, आगे भी बसाएंगे। तो वो प्रवासियों को जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको दिखा के अपनी राजनीति में जो बढ़त बनाना चाहते हैं। और वहीं अगर हम ट्रंप को देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यदि मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो जितने भी लोग ये अवैध रूप से, इलीगल रूप से अमेरिका में आ चुके हैं, यूएस में आ चुके हैं, और जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, यूएस की इकोनॉमी पे बोझ बढ़ रहा है, हम उनको निकाल बाहर दे रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, याद होगा आपको, डिस्कस की थी ना कि यूके ने अपने यहाँ के प्रवासियों को रवांडा भेज दिया है, वैसा हम भी कर देंगे। ये किसका कहना है, ट्रंप। तो देखिए, दोनों जो वहाँ के राइवल है वो अलग अलग बातें करते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा इंडिया और चाइना कहाँ से, देखो राजनीति का काम ही है अपनी बढ़त बनाना। तो इसके लिए जो आपके जो बाइडेन है वो कह इनका ये कहना है कि देखो, भारत और चाइना जिस चीज से परेशान है वो है जीनोफोबिया। पहले देखिए जीनोफोबिया का मतलब है। जीनोफोबिया का मतलब है कि यदि आप मतलब अपने अलावा, इंडिया जैसे इंडिया है, हमारे यहाँ पे जो मल्टीकल्चरलिज्म ये सब प्रैक्टिस होती है, मतलब अपनी संस्कृति, अपने कास्ट, अपने क्रीड या अपने जैसे लोगों को छोड़ के यदि और कोई आ जाए तो आप उसको हटाना चाहते हैं, आप में उसको लेकर डर का माहौल हो जाए, जिसे कहते हैं xenophobia, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो इंडिया में और जो चाइना में बाहर के लोग आते हैं, प्रवासी आते हैं, इनको लेके इन देशों में जो है क्या है, xenophobia है। अच्छा, केवल इंडिया चाइना की बात उन्होंने नहीं कही है, जापान का भी नाम उन्होंने लिया है। तो रशिया का तो लेंगे ही, रशिया तो इनके साथ में राइवल है ही। तो जो बाइडेन है वो सिर्फ इंडिया और चाइना का नाम नहीं ले रहे हैं, जापान का भी ले रहे हैं और आपके रशिया का भी ले रहे हैं। और इनका ये कहना है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडिया, चाइना और दीज कंट्रीज, इसकी वजह से क्या है, प्रवासियों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अगर ये लोग अपना ये जो जीनोफोबिक नेचर है वो छोड़ दें, तो जो प्रवासी है उनको मदद मिलेगी। अब यहाँ पे खास बात ये समझने वाली हूँ कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमेशा से क्या, कैसे कंफ्यूज है, हमको हमेशा से क्या मानते हैं, काबा बसने का हिंदुस्तान बनता है। तो हमारे यहाँ पे तो हमेशा से जो है बाहर के लोग आते गए। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो लोगों के आने का सिलसिला था वो तो इन्हीं विकसित देशों की तरफ से था। कि आप करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी कंपनी नहीं थी, इसके साथ ही साथ ब्रिटिश, क्या वो भारत में नहीं था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हमें जीनोफोबिक कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप बात करें इतिहास की, तो आपको याद होगा कि जो हमारा पास है, मतलब जहाँ से खैबर पख्तून से, वहां से कितने सारे लोग हमेशा इंडिया में आते रहे। और आप देखिए कि इंडिया की भूमि ऐसी रही कि ना जाने कितने लोगों को हमने आत्मसात किया। और यही वजह है कि भारत में इतनी विविधता है, और इस विविधतापूर्ण डेमोक्रेसी को भी हम लगातार सस्टेन कर रहे हैं, लगातार चलाते चले जा रहे हैं। तो ये कह देना कि हमारा जो नेचर है वो xenophobia है हमें, तो ये जो है नहीं राजनीति वाली बात होगी, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं दिखाई देता। हालांकि कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की दृष्टि से ये बात कही गई होगी, जहाँ देखो अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है,
आपके लगभग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना सेकंड नंबर पे आ रहा है, $11 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है चाइना की। फिर आता है रशिया, जापान और 5वें नंबर पे आती है आपकी इंडिया। ठीक है, तो आप क्या करें कि कुछ-कुछ ऐसे कहते रहे ताकि जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनमें लगातार जो अमेरिका का प्रभुत्व है, जो अमेरिकन हेजेमनी है वो बनी रहे। तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड में हम लोगों ने कई बार ये चीज़ डिस्कस की है कि जहाँ-जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ-वहाँ यूएस है। तो ऐसे में हम हमेशा बने रहें, ये भी यूएस की पॉलिटिक्स हो सकती है। तो जो न्यूज़ थी दैट अबाउट ज़ीनोफोबिया, यहाँ से सवाल बन सकता है कि ज़ीनोफोबिया से क्या मतलब है? ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो आर्टिकल है वो समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हमारा प्रयास है वो कैसा लग रहा है। जो हम सेगमेंट वाइज़ जो जब करंट अफेयर लेके और आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कितनी आपको मदद पहुँचा रहा है। इसके साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को, अपने उन लोगों को जिनको करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, या जो जागरूक होना चाहते हैं, वो जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से लेके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है सामाजिक मुद्दे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके अवश्य पहुँचाएँ। कमेंट सेक्शन में आप हमें जब चीज़ें बताएँगे तो उसी के हिसाब से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपके जुड़ने का माध्यम ही कमेंट सेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की कुछ खबर उठा के देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या खास खबर है जो हमें देखी। देखिए, जीएसटी कलेक्शन को लेके द हिंदू ने भी लिखा, इंडियन एक्सप्रेस ने भी लाइव में सब लोग बता रहे हैं इस खबर को लेके। देखिए, न्यूज़पेपर में तो क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आती है। इस इन्फॉर्मेशन को खंगालना, इसका एनालिसिस करना, इसको अपने विषय के हिसाब से ढालना, यही हमारा काम है। जरा समझते पहले न्यूज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। कि कहा जा रहा है कि जो अप्रैल में जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, वो रिकॉर्ड हाई हुआ है। मतलब बहुत बड़ा जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, कितना हुआ है? लगभग 2.10 लाख करोड़ का जो है हमारे पास क्या हुआ है, कलेक्शन हुआ है, टैक्स कलेक्शन हुआ है। जीएसटी मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कितना लंबा टैक्स हुआ है, इसकी जानकारी के लिए बाकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला टाइम भी होंगी भी इसके एजुकेशन के लिए। ठीक, तो अब इनका ऐसा कहना है कि बिकॉज ऑफ मेजर जो हमने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, उसकी वजह से हमारे पास इतना बेनिफिट कलेक्शन हुआ है। अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि देखो, हम लोगों ने क्या किया, कर चोरी रोक दी। हमने जो है कर के नियमों को आसान किया, जिसकी वजह से देखो रिजल्ट भी हमको मिला कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत अच्छा। इसका दूसरा पक्ष अगर देखें, जैसे हिंदू कहता है कि इतना पैसा तो मिल गया, इसको खर्च कहाँ करोगे। इंडियन एक्सप्रेस में भी बात बताई, लाइवमेंट भी कह रहा है। तो जरा पहले समझे कि जो कलेक्शन हुआ उसके पीछे, अगर देश में जो चीजें हैं, जो माहौल है, उसके हिसाब से आप देखें तो जो महंगाई है वो बहुत है। लगभग लगभग जो आपके जो तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये प्राइस हाइक है। आपकी जो कुकिंग गैस है वो महंगी है। इसके साथ ही साथ जो बेसिक कमोडिटीज है, मतलब जो फूड आइटम्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, वो सब भी हाई प्राइस में है, महंगे दरों पे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी सस्ता नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस महंगाई भी क्या होगा कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि जितने भी आइटम होते हैं, जो आपकी जीएसटी की दरें वो अलग-अलग आइटम्स पे अलग-अलग होती हैं। अलग-अलग दरें, जैसे 5%, 18%, 28%। अब किसी भी चीज़ को क्या है, लेवाइश गुड्स में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद उसका 18%, 28% का जो है जीएसटी इम्पोज़ कर देना, ये भी एक रीज़न भी तो हो सकता है कि आपका जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा आया है। ये जो आर्थिक पंडित हैं वो ऐसा कहते हैं कि भई इन्होंने टैक्स की दरें इतनी ज़्यादा लगा दी। इवन कुछ आलोचक तो कहते हैं कि भाई तुमने कफन पे भी जो है जीएसटी लगा दी है, तो क्या इस वजह से भी तो नहीं है तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हुआ? चलिए जरा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा राम राज्य के साथ। देखिए, आपने सुना होगा कि हम सब लोग चाहते हैं कि भारत में राम राज्य आ जाए, राम राज्य हमें बसाना है, तो राम राज्य को समझना भी पड़ेगा। जब हम राम की बात करते हैं, तो राम क्या है? राम सूर्यवंशी हैं। अब अगर सूर्य की बात करें, तो क्या सूर्य हमसे कुछ लेता है? हाँ, लेता है। वो क्या लेता है? वो है पानी यानी जल। देखिएगा, जब सूर्य निकलता है, जब सन हाई होता है, तो क्या करता है? आपसे वाटर लेगा, इवेपोरेट करेगा यानी वाष्पीकृत करके अपने पास लेके जाएगा। किससे किससे लेता है वो जल? हमारे शरीर में होने वाले पसीने से भी वो क्या करता है? जल ले लेता है। हम अगर कोई कपड़ा डालते हैं सूखने के लिए, तो वो क्या करता है? वाष्प बन के वहाँ से भी ले लेता है। नदियों से भी लेता है, समुद्र से भी लेता है, बकेट में पानी भर के रख दो, वहाँ से भी ले लेगा। ग्लास में पानी भर के रख दो, वहाँ से भी सूर्य क्या करेगा? जल ले लेगा। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने योग्य है, वो ये कि क्या वो सबसे बराबर जल लेता है? नहीं। वो क्या करता है, जिसके पास जितनी देने की क्षमता हो, यानी अगर मेरे से लेना, तो जो मेरी स्वेटिंग है, पसीना है, वहाँ से सूर्य ने क्या किया? जल एब्ज़ॉर्ब कर लिया। कपड़े से सूर्य ने कितना जल लिया? जितना कपड़े की देने की क्षमता थी।
समुद्र से कितना लिया, ज्यादा नहीं उसको देने की क्षमता, लेकिन जब उस सूर्य ने सबको पहुंचाया, बादल बने, बरसात हुई, तो बरसात जब हुई तो सबके ऊपर बराबर हुई, सबके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो बराबर हुआ। तो दिस इज द आइडियल नेचर ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का आइडियल नेचर क्या है कि जिससे आप लीजिए उसके हिसाब से लीजिए कि सामने वाला कितना दे पाने में सक्षम है, लेकिन जब उसका वितरण कीजिए तो कुछ इस तरीके से करिए पास में जो सर्वे भवन तो सुखना वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाए। तो हम राम राज्य की तो बात करते हैं, जरूरी है कि हम राम राज्य से चीजें को सीखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आई होप कि जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तकनीकी जगत से एक खबर उठा के देखते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या कहना है। देखिए इंडिया टेक ट्रैजेक्टरी बेसिकली क्या है कि कंपैरिजन किया गया। अच्छा, हमारे यहाँ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अब चुनाव के इस माहौल में हम लोग बातें क्या कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, कास्ट क्रीड, है ना, कुल मिला के जो मुद्दे हैं वो यही सब। क्या हिंदू वाला मुद्दा, मुस्लिम के मुद्दे, या बहुत ज्यादा होगा तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसकी बात करते हैं। क्या हमारे चुनावी मुद्दों में कभी हमने बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम स्पेस में कितना आगे जाएंगे, हम आने वाले समय में रोबोटिक्स में क्या करने वाले हैं, हम आने वाले समय में जो आने वाली उभरती हुई तकनीकी है जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कह रहे हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें लेके आने वाले हैं। नहीं, हम नहीं कहते। अगर आप बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में आपको पता है कि जो डिस्कशन डिबेट हो रही है वो किस बारे में हो रही है कि अब हम एआई में कैसे आगे बढ़े। जब हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तो हम उसको और हम कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में ज्यादातर जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो अपडेट किसकी वजह से हो रही है, तो बिकॉज ऑफ अवर इंडियन यूथ। यही लोग जा जाके वहां पे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक रीजन तो ये है कि यूथ जा रहा है। दूसरी रीजन ये भी है, क्या पता उनको अवसर देने के लिए अमेरिका बाहर खोले खड़ा हो और हम उनको वो अवसर नहीं दे पा रहे हैं जो उनको डिजायर्ड। वही चाइना की बात करें तो चाइना भी लगातार अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम कर रहा है। जैसे सैटेलाइट एडवांसमेंट में क्या कर सकते हैं हम, डोम में क्या कर सकते हैं, आयरन डोम को कैसे ठीक कर सकते हैं, राडार सिस्टम क्या हो सकता है। इसके साथ ही साथ देखिए तो चाइना लगातार एआई की बात कर रहा है, रोबोटिक्स में चाइना इतना आगे बढ़ रहा है। अब किसी को भी देश को ये पता है कि यदि उसको आने वाले समय में आगे बढ़ना है, यदि उसको आने वाले समय में तरक्की करना है, तो जरूरी है कि क्या किया जाए, जरूरी है कि तकनीकी के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त की जाए, तकनीकी के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में यदि भारत इन्हीं मुद्दों में लगा रहेगा, यदि हम इन चीजों से ऊपर नहीं उभरेंगे, तो हम सतत रूप से चल तो रहे हैं लेकिन विकास के लिए जरूरी है क्या, एक्सिलरेटेड रूप में चलना। और ये एक्सिलरेशन, ये त्वरण मिलेगा किससे, तकनीकी से। तकनीकी के साथ एक शब्द जुड़ा है नवाचार, नव आचार, यानी किसी भी तरीके को कैसे आप कम समय में नए तरीके से कर सके, यही है आपका नवाचार, इनोवेशन, है ना। कि आप सोचिए कितने लोग, सारे लोग रहे होंगे अटैची ले लेके जा रहे होंगे, सूटकेस ले लेके हाथ से उठा के रेलवे स्टेशन पे जा रहे होंगे। कोई तो ऐसा रहा होगा ना जिसने सोचा होगा कि अगर व्हील लगा दिया जाए तो ये आसानी से खिंच जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट इनोवेशन। तो आने वाले समय में किसी भी देश को प्रगति करने के लिए जरूरी है कि वो तकनीकी दक्षता प्राप्त करें। ऐसे में हमारा अपना ही कर्तव्य है, जब हम मैनिफेस्टोस देखें, जब हम चुनाव की बात करें, जब हम इन चीजों की मांग से सकते हैं। तो यहाँ पे जो समाचार मंथन है इसको हम यही विराम देते हैं। कल फिर से आपसे मिलना होगा समाचार मंथन में सुबह 8 बजे। जुड़िए हमसे जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या रहती है देश की गतिविधियां, कैसे बनते हैं चुनावी मुद्दे, क्या है अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। चलिए आज की क्लास में बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।